Time up. Time up, sir. Time up. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 20 के वीडियो को प्रॉपर्ली समझेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनके अप्रोचेस और उसको किस तरीके से लिखना था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इससे पहले की वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली मॉडल आंसर्स आपको मतलब मिलने हैं वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो मेन हमारा क्वेश्चन है उसको समझने से पहले जो मेन टॉपिक है उसे देख लेते हैं। द टॉपिक सेज फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। ठीक है, सो बेसिकली काइंड ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। उसी चीज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। The question says governors must work within constitutional parameters, not as agents of the center. Explain the role of governor in protecting the federal nature of Indian Constitution। 10 मार्क का क्वेश्चन है, you have to write it in within 150 words। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, गवर्नर के चेंजिंग रोल के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि गवर्नर जो है उनको जो कुछ भी काम करना चाहिए वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि वो एक सेंटर के एजेंट की तरह है। ये करना सही नहीं होगा, राइट। रादर वो उनको काम इस तरीके से करने चाहिए कि जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई हैं, जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर जिस चीज के अंदर उनको पावर दी गई है उसके बेसिस पर उनको अपने सारे काम करने चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें गवर्नर के रोल को एक्सप्लेन करना है, मतलब फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है कि इस तरीके से आफ्टर ऑल गवर्नर जो है वो भारतीय संविधान के फेडरल नेचर को प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मींस जहां पर सेंटर और स्टेट एक इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपनी खुद की कुछ अपने अपने स्फीयर्स होते हैं जहां पर लोग काम करते हैं, इसे कहते हैं फेडरल नेचर। इसी चीज को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नर करता है, राइट। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि आफ्टर ऑल इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। तो जस्ट लाइक वी डू इन अदर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप यहां पर जो मेन बिगर पिक्चर है वो लेकर आएंगे। यू विल टॉक अबाउट गवर्नर। अब बताएंगे गवर्नर कौन होते हैं। आपको बताना है कि गवर्नर जो है वो किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी जो ओवरऑल हेड बनाया है किसी स्टेट का, दैट इज द गवर्नर। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की बात करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की बात करेंगे, वो भी गवर्नर होते हैं, राइट। मतलब एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, आप जानते हैं 3 डिफरेंट बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका जो हेड कौन होता है, दैट इज ऑल्सो गवर्नर। ठीक है, सो ये चीज तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर का जो चीजें हैं वो मेंशन की गई हैं पार्ट 6 के अंदर, राइट। पार्ट 6 के अंदर मेंशन्ड है। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसके अलावा गवर्नर एक ऐसा पोजिशन है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ताकि सेंटर अपने कंट्रोल को स्टेट के ऊपर एक्सटेंड कर सके। तो क्या हम ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सेंटर का एक एजेंट की तरह काम करता है गवर्नर किसी भी स्टेट के अंदर। यही चीज हमें प्रूव करनी है कि जो गवर्नर है वो सिर्फ एक एजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक एजेंट नहीं है सेंटर का, रादर उसको अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को, अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को समझना चाहिए और उस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने बता दिया कि आफ्टर ऑल गवर्नर की मेन पोजीशन क्या है, आपने बताया कि गवर्नर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन बॉडी के पार्ट पे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही प्रूव करना है कि गवर्नर इज नॉट जस्ट द एजेंट ऑफ सेंटर, रादर इट इज मच मोर देन दैट। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट ला सकते हैं जो उन्होंने 1979 में बोला था। सुप्रीम कोर्ट इन 1979 सेड कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एक जॉब नहीं है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एक एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे गवर्नर को बना दे या फिर जब चाहे गवर्नर को हटा दे। ये कोई वैकेंसी नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी क्रिएट कर सकती है। रादर जो गवर्नर का पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट पोस्ट प्रोवाइड किया है। इंडिपेंडेंट मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। उसका सीधा सा काम यह है कि स्टेट को सुपरवाइज करना एंड जो भी उसको चीजें लगती हैं उसको सेंटर तक पहुंचाना। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सबॉर्डिनेट कर सकती है, मतलब गवर्नर सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इसके थ्रू हमारा पहला पॉइंट तो काइंड ऑफ क्लियर हो रहा है कि गवर्नर को हम एजेंट नहीं मान सकते। गवर्नर को हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आया है। रादर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नर के लिए एक प्रॉपर फंक्शंस डिसाइड किए हैं, प्रॉपर रोल डिसाइड किया है।
राइट। तो हमारे क्वेश्चन का एक ये भी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि हमें अपने गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड फंक्शंस को बताना है। तो देखिए, आप जब फंक्शंस बताएंगे, आप रोल बताएंगे, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे? आप बताओगे कि गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो लीगल टर्म्स में अगर हम बोले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी जो है, उनके जो लीडर होंगे उनको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द गवर्नर ओनली। सेकेंड चीज, देखो, इसके अलावा किसी भी स्टेट के अंदर जितने भी अलग अलग इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज, नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज, उन सबके जितने भी हेड्स होते हैं, देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर ले लो, इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? इट इज एक्चुअली डन बाय द गवर्नर हिमसेल्फ। ठीक है। जितने भी जुडिशरी की अगर आप बात करो, जुडिशरी के अंदर देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ दो बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, बट अगर आप लोअर कोर्ट्स की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करेंगे, तो कौन अपॉइंट करता है? इट इज एक्चुअली डन बाय द गवर्नर हिमसेल्फ, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो कि किसी भी स्टेट की फंक्शनिंग अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, मतलब कोई स्टेट अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? इट कैन बी डन बाय द गवर्नर हिमसेल्फ। इमरजेंसी के लिए गवर्नर ही प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को अगर सही लगेगा तो उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जब एक पर्टिकुलर बिल को पास कर देगी, तो वो बिल को फाइनल असेंट कौन प्रोवाइड करेगा? इट विल बी डन बाय गवर्नर। तो गवर्नर के पास फाइनल से होता है। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नर के पास कुछ वीटो पावर्स प्रेजेंट है। वीटो पावर के थ्रू अगर गवर्नर को लगता है कि एक पर्टिकुलर बिल उतनी सही नहीं है, तो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, राइट। एक बार भेज सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज उसके पास एटलीस्ट इतनी पावर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के पास होने के बाद एक बिल को वापस भेजने की पावर रखता है जो गवर्नर है, राइट। सो इतनी ज्यादा पावर जो है वो इनके पास है। इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भी जो पार्टी है अगर किसी भी बिल को मनी बिल की तरह पास करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज मनी बिल के पास कुछ एडिशनल पावर्स होते हैं कि उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। इस तरीके से तो उस पर्टिकुलर बिल को क्या हम मनी बिल डिक्लेयर करें या फिर ना करें, इसकी जो फाइनल वीटो होगा वो भी गवर्नर प्रोवाइड करता है। मतलब जब तक गवर्नर खुद नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है ये बिल को हम मनी बिल की तरह ले सकते हैं, तब तक वो बिल मनी बिल की तरह पास नहीं हो सकता, राइट। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को जेल में डाला गया है, प्रिजन में डाला गया है, तो उसको काइंड ऑफ पार्डन करने का, रिमिट करने का, कम्यूट करने का, ये सारी की सारी पावर्स काइंड ऑफ गवर्नर के पास भी हैं। ये शो करता है कि जो गवर्नर है उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी पावर्स हैं, इनको इंडिपेंडेंट पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। सिंपल शब्दों में समझो तो गवर्नर को सिर्फ इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट की तरह काम करेगा और जाकर के स्टेट की रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये चीज बिल्कुल गलत है। रादर गवर्नर को जो अपॉइंट किया गया है, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर रूल्स एंड फंक्शंस, हर चीज प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। मतलब गवर्नर इज नॉट जस्ट द एजेंट ऑफ अ सेंटर, रादर गवर्नर इन हिमसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। वो हमने अभी भी प्रूव कर दिया, राइट। इतने सारे जो हमने उनके फंक्शंस बताए गवर्नर के, व्हाट डज इट शोज? ये एक्चुअली शो करता है कि गवर्नर का जो पोजीशन है वो अपने आप में ही एक प्रॉपर फंक्शंस एंड रूल से भरा भरा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो गवर्नर का पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करने के लिए बनाया गया है, राइट। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो, अब हम कहते हैं कि देखो, जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गवर्नर को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए, उसको अपने सेंटर की एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए, तो क्या इसका मतलब है? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि गवर्नर का जो पोस्ट है उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो हमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देने होंगे, कुछ केस स्टडीज देने होंगे जिसके थ्रू हम बता सकें कि गवर्नर के पोस्ट का आफ्टर ऑल क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, क्यों गवर्नर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, कपल ऑफ ईयर्स में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसके कारण जो गवर्नर की पोस्ट की सैंक्टिटी है वो रैपिडली डाउन हुई। मतलब गवर्नर की पोस्ट की जो गरिमा है, डिग्निटी है, वो चीज काफी ज्यादा डाउन हो गई है। तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल आप गोवा का ले सकते हो। गोवा में अगर आप जानते हैं तो जो कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुआ था, वहां पर 3 मेन पार्टीज थी जो कि एक्चुअली वहां पर इलेक्शन फाइट कर रही थी। इट वाज बीजेपी, इट वाज एनसीपी एंड इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये 3 मेन पार्टी थी। बट द पॉइंट वाज, व्हाट हैपेंड वाज, देखो, ऑल्दो क्लियर मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली, बट एनसीपी एंड आईएनसी ने साथ में मिलकर कोलिशन बनाने का डिसाइड किया। बट द गवर्नर ऑफ गोवा एक्चुअली ही डिसाइडेड कि इस कोलिशन को चांस ना देकर के उन्होंने बीजेपी को चांस दे दिया अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने का, एंड बीजेपी वेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। देखो, एक चीज समझो, पहली चीज तो गवर्नर के पास ये अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि किसी को भी काइंड ऑफ किसी भी पार्टी को बोल सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बट साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि गवर्नर नॉर्मल केसेस में उसी पार्टी को बोलते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो मेजॉरिटी शो करता है। सो यहाँ पर मेजॉरिटी इन दोनों ने मिलकर शो कर दी थी, बट स्टिल इसके बावजूद गवर्नर ऑफ गोवा ने बीजेपी को यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला। दिस वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, इसके कारण गवर्नर का जो पोस्ट था वो काइंड ऑफ यहाँ पर क्रिटिसाइज होना स्टार्ट होता है।
सेकंड एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होता है तो ऑल्दो क्लियर मेजोरिटी नहीं होने के बावजूद भी जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया। देखो ऐसे टाइम में ट्राई करना है कि कभी भी किसी भी पर्सन का नेम नहीं लिखना है, ठीक है, इस सब चीजों में नेम लिखना सही नहीं होता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन है, आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यूपीएससी में आपको एक बैलेंस व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पर अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर का पार्टी का नेम लिखे, मतलब पार्टी का नेम ऑब्वियसली आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज उसके बिना आप एग्जांपल कोट नहीं कर पाएंगे, उसका सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई टू अवॉइड द नेम ऑफ द लीडर्स जो एक्चुअली आपके आंसर्स में काइंड ऑफ थोड़ा सा बायसनेस क्रिएट कर सकता है, वो चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो सिंपली राइट कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने महाराष्ट्र के सीएम को, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट को, एक पर्टिकुलर पार्टी के जो कैंडिडेट थे जिनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उसके बावजूद उनको चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दिया। दिस वाज आल्सो हाईली क्रिटिसाइज्ड कि जब उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो आपने उनको चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कैसे कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि जो राजस्थान के जो गवर्नर थे उन्होंने भी एक इलेक्शन के अंदर यही किया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर, देखो एक जब इलेक्शन हो रहा था उस इलेक्शन के टाइम में जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी, देखो जब रूलिंग पार्टी होती है ना उसके बाद उसके ऊपर कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की कैंपेनिंग नहीं कर सकती, वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती इलेक्शन के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो राजस्थान के जो गवर्नर थे वो यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करके काइंड ऑफ जो रूलिंग पार्टी थी उसके फेवर में बोल रहे थे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से मतलब इसी पार्टी को वापस पावर में लाना है एंड ऑल, राइट। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे केस स्टडीज हैं जो एक्चुअली शो करते हैं कि जो गवर्नर की पोजीशन है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स उसकी वैल्यू काइंड ऑफ डिग्निटी डाउन हुई है, उसकी गरिमा डाउन हुई है। ये शो करता है कि इसी के कारण आफ्टर ऑल गवर्नर का जो पोजीशन है उसका क्रिटिसिज्म यहां पर काइंड ऑफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि गवर्नर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाओ। आप किसी को भी विम्स एंड फैंसीज के थ्रू नहीं बुला सकते जस्ट बिकॉज आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को अच्छा मानते हैं इसलिए आप उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला रहे हैं। दैट इज नॉट व्हाट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, गवर्नर को अपने खुद के डिस्क्रिप्शन को वहां पर फॉलो नहीं करना है जहां पर उनके पास डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, राइट। यही चीज आपको यहां पर अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये चीज तो आई होप आप समझ पाए, राइट। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था आपको याद है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि गवर्नर का क्या रोल है इन प्रोटेक्टिंग द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है आपको कि भारतीय संविधान का जो फेडरल नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने में गवर्नर का रोल क्या है। तो देखिए इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। पहली चीज तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह या फिर एक लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नर, एक लिंक की तरह काम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो गवर्नर जो है वो स्टेट की सारी रिपोर्ट सेंटर तक पहुंचाते हैं और सेंटर की कोई भी अगर डिमांड्स है, सेंटर की कोई भी कंसर्न्स है स्टेट को लेकर के, वो बातें वो स्टेट तक पहुंचाते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टेट की फंक्शनिंग के बारे में वो अपडेट देते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रैक रख सके कि आफ्टर ऑल स्टेट सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर स्टेट को ऐसा लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगे कि स्टेट को कुछ हेल्प चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर सेंस में स्टेट गवर्नमेंट और बेटर काम कर सकता है, तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे बढ़कर स्टेट की हेल्प कर सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, दैट विल बी थ्रू गवर्नर हिमसेल्फ, ठीक है। तो गवर्नर एक ब्रिज का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज अगर आप देखो तो आप अगर आर्टिकल 163 को जानते हैं, आर्टिकल 163 के अंदर क्या बोला है कि गवर्नर को कुछ भी काम करना है तो उसके पहले उनको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है। सो अगर एडवाइस लेने की बात करेंगे तो सीधे शब्दों में क्या है, गवर्नर भी एडवाइस देते हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो किस तरीके की एडवाइस देते हैं, तो गवर्नर को जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब सपोज कोई चीज अगर बोलता है कि स्टेट को ये मैसेज पास ऑन करना है तो गवर्नर उनको इजीली मैसेज पास ऑन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके का डायरेक्ट एक काइंड ऑफ मतलब कम्युनिकेशन का चैनल होता है जिसके थ्रू ये तीनों आपस में हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जिसके थ्रू हमेशा कोई मैसेजेस जो है वो पास ऑन होते रहते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल 356 के बारे में बोल सकते हैं कि मान लो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है जो कि अपने जो भी फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा है, मतलब अपने फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली चला नहीं पा रहा है, तो इस केस में गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट है यहाँ पर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अनेबल है यहाँ के जो भी रूल्स है उसको संभालने में। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार पे जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली स्टेट के जो सारा का सारा कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो ओवरऑल हेड है वो गवर्नर बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आर्टिकल 356 भी यही बोलता है कि गवर्नर के रिपोर्ट पे ही
किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। दिस शोज कि वंस अगेन अगर आप देखोगे तो जो गवर्नर है वो काइंड ऑफ आप क्या कह सकते हैं कि वो एक एजेंट की तरह ही, मतलब एक टाइप ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से गवर्नर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर फंक्शनिंग खराब हो रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हेल्प करने में, उसको बचाने में गवर्नर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा मान लो कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, वो अगर कोई भी बिल पास करता है, तो जैसा हमने पहले बात की, कोई भी बिल जब पास हो जाएगा दोनों ही हाउसेज से, उसके बाद गवर्नर के पास आता है फाइनल असेंट के लिए। तो जस्ट सपोज गवर्नर अगर ये देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बिल के थ्रू अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि उसके पावर के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि स्टेट कोई ऐसा बिल बना रही है जिसके थ्रू वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के ऊपर एनक्रोच करना चाहती है। देखो, सेंटर का कुछ ना कुछ हक जो होता है वो स्टेट के ऊपर होता है, लेकिन अगर उस हक को स्टेट गवर्नमेंट हटाना चाहे, बंद करना चाहे, तो उन केसेस में जो बिल्स हैं, जो भी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट ने आए हैं, या तो गवर्नर उनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर गवर्नर को लगे तो गवर्नर उस पर्टिकुलर बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखेंगे तो देखो, प्रेसिडेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी है। गवर्नर कौन है? काइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है। तो वंस अगेन सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक लिंकेज क्रिएट होगा, एक ब्रिज क्रिएट होगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो बहुत ही इंपार्शियल, न्यूट्रल, नॉन पार्टिसन रोल होता है, राइट। तो अगर गवर्नर अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल ना करे तो उसके थ्रू भी काइंड ऑफ भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने में, भारत के फेडरल नेचर को बचाने में, भारत के स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है उसको बचाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, जो हमने देखा ऊपर काफी सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि महाराष्ट्र हो या फिर गोवा हो या फिर राजस्थान हो, उस हर एक केस में अपने खुद के बायसनेस को साइड में रख करके, राइट, जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है उसको वहां पर शो करना होगा। मतलब कि जो भी पार्टी जिसके पास ज्यादा सीट्स हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीत रही है इलेक्शन के अंदर, उनको ही आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बुलाना होगा। ओनली देन जो पीपल का ट्रू मैंडेट है वो एक्चुअली यहां पर क्लियर हो पाएगा। जो लोग सच में चाहते हैं, जो लोग सच में वहां पर एक्चुअली क्लियर करना चाह रहे हैं, जिस पर्सन को एक्चुअली लोग रिप्रेजेंटेटिव की तरह चूज कर रहे हैं, उसी पर्सन को एक्चुअली गवर्नर को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाना होगा। एंड ओनली देन जो गवर्नर है वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, अपना काम जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। तो इसके थ्रू जो क्वेश्चन के दो डिफरेंट पार्ट्स थे, दोनों ही पार्ट्स को हमने प्रॉपर्ली और डीप में डिस्कस करने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल आप कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वंस अगेन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि अपने आंसर के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक डायमेंशन यूज करके उसके मल्टीपल फैक्ट्स लिख दे, रादर आप मल्टीपल डायमेंशंस यूज कीजिए। हर एक डायमेंशन के अंदर एक से दो पॉइंट्स लिखिए, और इसके कारण क्या होगा, आपका आंसर जो है वेल डायमेंशनल बन जाएगा, मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा, ठीक है। फाइनली अपने आंसर को एंड करते टाइम, कंक्लूड करते टाइम आप क्या बोलेंगे? यू कैन टेल कि जो गवर्नर है वो सिर्फ एक एजेंट ऑफ द सेंटर नहीं है, रादर वो बहुत ही जुडिशियली, बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही इम्पार्शियलिटी और बहुत ही एफिशिएंटली वो अपना काम करते हैं। उनका काम, सबसे बड़ा काम यह है कि वो स्टेट और सेंटर के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करते हैं, एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। और ये ब्रिज जो है एक्चुअली चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नर उसे देख करके सेंटर तक वो बात पहुंचाते हैं। सेंटर स्टेट की हेल्प करने के लिए अगर कुछ कर पाए तो वो हेल्प करता है, राइट। इस तरीके से जो अलग अलग फंक्शंस है गवर्नर के, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर ही काम करना चाहिए गवर्नर को, रादर अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी फाइनली सजेस्ट कर सकते हैं कि जो सरकारी कमीशन है, पुंछी कमीशन है, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं इसको ट्रू स्पिरिट के अंदर गवर्नर के बेनिफिट के लिए, गवर्नर के पोस्ट के बेनिफिट के लिए इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय संविधान में जो भी गवर्नर का पोस्ट है उसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसके ऊपर जितने भी क्रिटिसिज्म है उसको हम हटा सकें, और इसके थ्रू जो गवर्नर का पोस्ट है, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही इम्पार्शियल पोस्ट है, एक अनबायस्ड पोस्ट है, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को हम मेंटेन कर सकें। आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते थे उसको हम समझ गए, कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस हमने यूज किए, किस तरीके से डायमेंशंस को यूज करना है। आई होप आप हर चीज समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट वन।